अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 9.3 को हम एंड कर रहे होंगे और एक्सरसाइज नंबर 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और आज की क्लास में इंशाल्लाह उसको समझेंगे कि भाई ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ रही हैं, मगर बिलीव मी, अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 9.1, 9.2 और 9.3 के मेरे लेक्चर्स अभी तक ले चुके हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही हलवा बनने वाले हैं और आपके लिए ये लेक्चर्स बिल्कुल ही बच्चों वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ लैंडलॉर्ड हैज 50 एकर्स ऑफ लैंड टू ग्रो टू क्रॉप्स एक्स एंड वाई विद द प्रॉफिट्स पर एकड़ एस्टिमेट एज 10,500 रुपीस एंड रुपीस 9,000 respectively. To control the weeds, a liquid herbicide no more than 800 liters is to be used from the crop X and Y at rate of 20 liter and 10 liter per acre. How much land should be allocated to each crop as to maximize total profit? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे मालूम है आपके जहन सर के ऊपर से भी गुजरा होगा क्वेश्चन। चिल मारो भाई, ये क्वेश्चन जो है ना आईबीए के बच्चे के सर का ताज होते हैं ना, उसके बच्चे के सर का ताज होते हैं। कल को फास्ट यूनिवर्सिटी का ख्वाब रखते हो तो आपके जहनों में क्वेश्चन होने चाहिए, सॉल्व करने आने चाहिए भाई। ये ना हर जगह पे आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अब देखो भाई, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया एक लैंड लॉर्ड है जिसके पास 50 एकड़ का जो है ना लैंड है, ओके, और उसको दो क्रॉप्स को उगाना है, एक्स और वाई क्रॉप्स हैं। जहां तक की बात समझ में आ रही है, सबसे पहले उतना डेटा डिजाइन कर लेते हैं। लेट सपोज मैं डेटा की हेडिंग डालता हूँ, डेटा सही है ना भाई, मुझे डेटा की हेडिंग मैंने डाल दी। अब एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है कि भाई एक जो लैंड लॉर्ड है उसको पास दो तरह के जो है ना क्रॉप्स को उसने उगाना है, एक एक्स क्रॉप है, एक वाई क्रॉप है। तो मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक लैंड जो है, लैंड ऑफ क्रॉप एक्स कह लीजिए या क्रॉप एक्स कह लो डायरेक्टली, कोई मसले की बात नहीं है। आप कह लो इसको फॉर एग्जांपल, ये क्रॉप एक्स के लिए आ गया हमारे पास, ये टेबल मेरे पास आ गया क्रॉप वाई के लिए, यानी कि दो तरह के क्रॉप्स है ना, एक क्रॉप एक्स है, एक क्रॉप वाई है, सही है ना भैया? अच्छा भाई, तो क्रॉप एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू मौजूद है, क्रॉप वाई के अंदर वाई की वैल्यू मौजूद है, और एक टोटल लैंड कितना है उस बंदे के पास? 50 एकड़ का लैंड मौजूद है। टोटल लैंड कितना है उस बंदे के पास? पहली दो लाइन अगर आप पढ़ो तो उसमें क्या लिखा हुआ है? 50 एकड़ का लैंड है, 50 एकड़ का लैंड है, यानी कि सब्जियां फल शल उगाने के लिए। ओके, आगे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? कहता है कि भाई उसको जो प्रॉफिट अचीव होगा ना, जो प्रॉफिट मिलेगा इन लैंड से, तो कह रहे हैं कि भाई 10,500 और 9,000 का होगा। जाहिर सी बात है, यानी कि पहले वाले क्रॉप से उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10,500 का होगा, और दूसरे वाले क्रॉप से कितना प्रॉफिट होगा? उसको 9,000 का होगा। ये क्या चीज है? ये प्रॉफिट है। देखो तीसरा कॉलम मैंने किस चीज का बनाया है? रेलिवेंट, क्या किस चीज की डोमेन चल रही है उसका मैंने तीसरा कॉलम बनाया है कि भाई देखो, एक 10,500, 9,000 क्या चीज है? प्रॉफिट है। एक्स और वाई क्रॉप 50 एकड़ के ऊपर उगेगी, जिसमें से एक्स क्रॉप का जो प्रॉफिट 10,500 है, वाई क्रॉप का 9,000 है, और प्रॉफिट क्या हमारे पास आ रहा है। अच्छा, एग्जामिनर आगे क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर आगे कहता है कि यार देखो, ये प्रॉफिट तो वो कमा रहा है। थर्ड लाइन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? टू कंट्रोल द वीड्स, यानी कि किसी तरह के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, कि इंसेक्ट्स ना हो, कोई खराबी ना हो उसकी क्रॉप्स के अंदर, उसकी सब्जियों की फसल के अंदर, वो एक किस्म का लिक्विड फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड यानी कि फर्टिलाइजर यूज कर रहा है। भाई फर्टिलाइजर का मतलब ही क्या होता है? कभी क्रॉप्स को उगाना अच्छे तरीके से, यानी कि वो अच्छे तरीके से हो, ये कीड़े वगैरह मर जाए उससे, सही है ना? तो वो उगाना चाह रहा है, और नॉट मोर देन 800 लीटर के ऊपर, सही है ना? आगे कह रहा है कि भैया वो जो 800 लीटर्स के ऊपर वो एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड को करना चाह रहे हैं ताकि उसकी वीड्स कंट्रोल हो सके। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि भाई एक्स और वाई क्रॉप्स के ऊपर जो रेट पड़ेगा वो 20 लीटर और 10 लीटर्स पर एकड़ के ऊपर पड़ेगा। यानी कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई वो जो लैंड लॉर्ड है ना, वो अपनी क्रॉप्स के ऊपर कोई मक्खियां ना आए, कोई इंसेक्ट्स ना आए, वो उसकी क्रॉप खराब ना हो जाए उसकी फसल, वो उसके लिए एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को, हर्बिसाइड को यूज करेगा। और उस हर्बिसाइड की कॉस्ट क्या है? कि भाई वो 800 लीटर से ज्यादा का हर्बिसाइड यूज नहीं करेगा, और उसकी कॉस्ट ये है कि भाई उसको 20 लीटर पर एकड़ और 10 लीटर पर एकड़ के ऊपर वो कॉस्ट पड़ेगी। यानी कि पहले वाला नंबर 20 एकड़ है, तो यानी कि 20 लीटर पर एकड़ के ऊपर और 10 लीटर पर एकड़ के ऊपर उसको वो कॉस्ट पड़ रही है। और टोटल कितना है उसके पास? 800 लीटर्स का उसके पास मौजूद है ऑलमोस्ट, है ना भैया? तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने अपने इस टेबल को ड्रॉ कर दिया। देखो टेबल को ड्रॉ करना सबसे आसान काम होता है। आपने सबसे पहले अपना डेटा डिफाइन कर दिया, क्वेश्चन में जो आपको डेटा गिवन था। अच्छा बच्चा की निशानी ये होती है, सबसे पहले डेटा लिख देगा। अब देखो इस डेटा से हम चीजें डिजाइन करेंगे। यहां तक का काम बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। हमने ये काम सिंपल तरीके से किया है। मेरे प्यारे शागिर्दों, इस काम में आपको कतई तौर पर मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ये काम बहुत सिंपल सा था, खुदारा इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट मत करिएगा। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीकेकार देखो, जितने भी वर्ड
वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनमें सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है। एग्जामिनर आपसे लास्ट लाइन में क्या कह रहा है? आपसे लास्ट लाइन में कह रहा है हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सच एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यानी कि एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि भैया जो प्रॉफिट वाली चीज है ना, वो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिंक कर रही है। और एग्जामिनर ने फर्दर क्या कहा है आपसे कि उसको मैक्सिमाइज करना है। यानी कि एग्जामिनर ने आपको इशारों इशारों में बताया हुआ है कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है। देखो ये छोटी छोटी बातें होंगी जिससे आप अपने जो है लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एग्जामिनर ने आपको आपको थ्योरेटिकल डेटा गिवन है, आपने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। किसके ऊपर? आपने सिंप्लीफाई कर देना है इसको, आप न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा के ऊपर कन्वर्ट करना है। अब देखो अपनी इनइक्वालिटीज को, इन क्वेश्चंस की खास बात, ये क्वेश्चंस पेपर में आने के ज्यादा चांसेस क्यों है? क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको मेरे प्यारे शागिर्दों, आपको बेसिकली डेटा जो है ना वो थ्योरेटिकल फॉर्म में गिवन है, आपको खुद यहाँ पे इनइक्वालिटीज अपनी डिफाइन करनी है। तो हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा, हमने सबसे पहले अपनी जो तीनों लाइंस थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने सिंपल तरीके से उसको लिख दिया। मैंने अभी कोई मुश्किल काम नहीं करा। अब देखो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो गिवन है उसको मैं लिख दूंगा, सही है ना भाई? जो मुझे डिफरेंट चीजें गिवन है उनको लिख देता हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करता हूँ। भाई मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस क्वेश्चन में क्या होगा? एग्जामिनर ने मुझसे क्या कहा हुआ है कि भाई मुझे प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करना है, यानी कि प्रॉफिट वाली लाइन मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी। तो ये 10,500 किसका है? मेरे पास ये एक्स क्रॉप का है। यानी कि मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कह सकता हूं मैं? ये 10,500 किसका है? एक्स फंक्शन का है, प्लस का साइन। और ये 9,000 किसका है? वाई फंक्शन का है। तो 9,000 के साथ क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। भाई ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन में मुझे कहा हुआ है कि भाई प्रॉफिट वाली जो लाइन है उसको मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हिंट गिवन थी। तो भाई जो भी ऑब्जेक्ट प्रॉफिट वाली लाइन थी उसको मैंने उसके जो पर्टिकुलर उसका फंक्शन था, यानी कि 10,500 क्या है भाई? ये 10,500 मेरे पास एक्स क्रॉप का प्रॉफिट है तो एक्स के साथ आ गया। 9,000 क्या चीज थी? वाई क्रॉप का प्रॉफिट था, वाई के साथ आ गया। इसलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास ये तो पर्टिकुलरली आ गया। अब इनइक्वालिटीज कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखो भाई पहली वाली लाइन क्या है मेरे पास? ये देखो ये वाली लाइन एक्स वाई और 50 एकड़। तो यहां से मेरे पास एक इनइक्वालिटी मैं अपनी डिफाइन कर सकता हूं कि भाई एक्स प्लस वाई लेसर देन इक्वल टू 50। अब आपके जहनों में आएगा सर ये लेसर देन इक्वल टू क्यों लगाया आपने? अगर आप पहली वाली लाइन को पढ़ें तो क्या कह रही है? वो आपसे कहता है अ लैंड लॉर्ड इज 50 एकड़ ऑफ लैंड टू ग्रो टू क्रॉप एक्स एंड वाई विद द प्रॉफिट पर एकड़ एंड सो ऑन। यानी कि एक लैंड लॉर्ड है जिसके पास एक्स और वाई की दो क्रॉप्स हैं 50 एकड़ के ऊपर। अब जरा गौर से बात को समझिएगा, थोड़ी टेक्निकल चीज है, थोड़ी मजे की चीज है कि भाई ये एक्स और वाई जो दो क्रॉप्स हैं, एग्जामिनर क्या कह रहा है ये किस क्या होंगी? ये हमारे पास एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर ग्रो होंगी। अब ये टेक्निकल चीज है कि यहाँ पे सिंबल क्या आएगा। देखो हमारे पास ये सिंबल का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई 50 एकड़ का लैंड है, क्या उसके ऊपर 50 एकड़ से ज्यादा मैं कभी क्रॉप उगा सकूंगा? ये वही मिसाल हो गई कि यार आपके घर के अंदर लेट सपोज आपके जो घर का वॉशरूम है, लेट सपोज उसमें 4 लोग फिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि उसमें 100 लोग उठा के भर दो, तो क्या मुझे बताओ भर सकते हो? नहीं भर सकते ना। जो उसकी कैपेसिटी अगर 4 की तो 4 ही कैपेसिटी के अंदर 4 ही लोग आएंगे ना। सिमिलरली अगर एक्स और वाई फसलें हैं तुम्हारे पास जो कि 50 एकड़ के ऊपर उगनी है, तो जाहिर सी बात है एक्स और वाई की वैल्यू ज्यादा थोड़ी हो सकती है 50 एकड़ से। भाई जितनी वैल्यू होगी वो 50 एकड़ के अंदर ही उगेंगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे सिंबल कौन सा यूज किया गया? लेसर देन इक्वल टू का। यानी कि या तो 50 एकड़ से थोड़ी कम उगेंगी या उसके बराबर उग जाएंगी। दैट इज वेरी सिंपल, क्लियर है? ज्यादा थोड़ी हो सकती है 50 एकड़ के बाहर थोड़ी निकल सकती है वो, क्लियर है? 50 एकड़ के अंदर ही उगनी हो। अच्छा भाई दूसरा सिंबल क्या होगा हमारे पास? हमसे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं कि भैया हमारे पास जो पर्टिकुलर फ्यूल गिवन है, ये जो हमें फर्टिलाइजर गिवन है, ये कितना गिवन है? 20 लीटर पर एकड़ और 10 लीटर पर एकड़। क्या कहा एग्जामिनर? टू कंट्रोल अ वीड अ लिक्विड हर्बिसाइड नो मोर देन 800। लिखा हुआ है नो मोर देन 800, यानी कि 800 से ज्यादा नहीं हो सकता ये। तो एग्जामिनर ने आपको कंडीशन बता दी कि भाई क्या है आपके पास? 20x प्लस का 10y लेसर देन इक्वल टू 800। अगर आप यहां से बाय द वे अगर आप यहां से सब में से 0 0 कॉमन ले लो तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस का y लेसर देन इक्वल टू 80। भाई अगर आप यहां से पूरी इक्वेशन में से 0 0 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लो, तो सिंप्लीफाई करने पे आपके पास ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो भाई इस तरीके से आपने अपनी दोनों इक्वालिटीज को डिफाइन कर लिया। मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये वो क्वेश्चन जो पेपर के लिए बिलियन डॉलर्स के हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस की खास बात ये है कि यहाँ पे डेटा नहीं गिवन होगा, डेटा आपने खुद से डिजाइन करना है, डेटा आपने खुद से बनाना है। देखो सिंपल डेटा है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेसिक डेटा आपको गिवन है, आपने सिंपल तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए जाना है, सही है ना भाई? यहां तक की बात सबको क्लियर है? आपको सिंपल हमने दोनों इक्वालिटीज अपने फॉर्म कर ली, आपको जो डेटा गिवन होगा उसके हिसाब से हमने चलना है। हमें क्वेश्चन में सारी बात बताई जाएगी, हमने उस बात को खाली फॉलो अप करना होगा। तो हमारे पास ये दोनों की दोनों हमारी इनइक्वालिटीज आ गई हैं। अब क्या काम करेंगे? अब इन इनइक्वालिटी से सिंपल पॉइंट को निकालेंगे, पॉइंट से ग्राफ को बनाएंगे, ग्राफ से फिजिबल कॉर्नर्स को निकालेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर डाल के ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। वही सेम काम है। असल चीज इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर
अंदर क्या है कि क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। आइए जरा चलते हैं सॉल्व करने के ऊपर। ये दोनों इनइक्वालिटीज जो हमारे पास फॉर्म हुई है, इनमें से पहली वाली इनइक्वालिटी क्या है? पहली वाली इनइक्वालिटी आ रही है x प्लस का y लेसर देन इक्वल टू 50। तो भैया अगर इसको इसको आपने सॉल्व करना है तो भाई जल्दी से x इंटरसेप्ट कर लोगे। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करना। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करोगे? जाहिर सी बात है, इस इक्वेशन को इक्वल टू पे कन्वर्ट करवाओगे। किस पे कन्वर्ट करवाओगे? इक्वल टू के ऊपर। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 के बराबर। x इंटरसेप्ट आप करोगे। x इंटरसेप्ट क्या होता है? y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 के बराबर। फिर क्या करोगे? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है? x की वैल्यू को जीरो कर देना। तो आपके पास दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी y की वैल्यू 50 के बराबर आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे। एक पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास होगी यहां से, अल्लाह भला करे, 50,0, और दूसरे पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? 0,50। सही है ना भाई? पहली वाली इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई कर दिया। दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या आ रही है? देखो ये सारी बातें सीखी हुई है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या है? ये है 2x प्लस का y लेसर देन इक्वल टू 80। तो अगर यहां से भी मुझे पॉइंट चाहिए तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे? इसको इक्वल टू के ऊपर कन्वर्ट करवा दूंगा। तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। सिंपल तरीके से बेसिक वे में सिंप्लीफाई कर दीजिए। आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो भाई y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवा दीजिए। क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 80/2 40 के बराबर आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 40 के बराबर। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू को जीरो प्लॉट करके, एक्स की वैल्यू को जीरो प्लॉट करके तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से y इज इक्वल टू 80 के बराबर। y इज इक्वल टू 80 के बराबर। तो भाई हमारे पास फाइनली हमारे दोनों पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट क्या आया हमारे पास? 40,0 के बराबर, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया? 0,80 के बराबर। सही है ना भैया? आपके पास दोनों पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को देख के हमें साफ लग रहा है कि भाई हमारे पास जो वैल्यूज है काफी बड़ी वैल्यूज है, 50 है, 40 है, 80 है। तो भाई इस तरह का अगर वैल्यू आ जाए कि आपके पास वैल्यू बहुत बड़ी हो, तो हम अपना स्केल ऐसा सेलेक्ट करेंगे, 10 की रेंज के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि पॉइंट छोटे हो जाएं और क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। बात समझ पा रहे हैं मेरा प्यारा बेटा? आइए जल्दी से ग्राफ प्लॉट करने के ऊपर मूव करेंगे। तो भाई तो हमने सिंपल तरीके से अपने स्केल को और मैंने अपने ग्राफ को वहां पे प्लॉट कर दिया, ताकि हम आप सिंपल तरीके से ग्राफ को बना सकें। मैंने सिंपल तरीके से ग्राफ की स्केलिंग वगैरह और बेसिक स्केचेस वगैरह ड्रॉ कर दिया, ताकि हम सिंपल तरीके से ग्राफ को बना सकें। तो भाई देखो हमारे पास पॉइंट्स क्या गिवन है? पहला पॉइंट है 50,0, दूसरा है 0,50। भाई एक पॉइंट है 50,0, दूसरा क्या है? 0,50। तो आइए बना लेते हैं भैया इसको। 50,0 कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला होगा। 0,50 कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला होगा। तो यहाँ पे जल्दी से अपनी पर्टिकुलर ग्राफ की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। भाई क्या मसले की बात है भैया? जल्दी से यहाँ पे अपनी ग्राफ वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ गई हमारी ग्राफ वाली लाइन, ये आ गई हमारी ग्राफ वाली लाइन। इसको थोड़ा सा यहाँ से भी एक्सटेंड कर देंगे हम लोग। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, खैर हो गई। सही है ना भाई? यहाँ से भी थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा। ओके, वेरी गुड। अब देखो भाई दूसरा पॉइंट हमें क्या गिवन है? दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 40,0 और 0,80। 40,0 और 0,80, नो प्रॉब्लम भाई। 40,0 कौन सा होगा? 40,0 ये वाला पॉइंट है। और 0,80 कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट होगा। लिख भी देते हैं यहाँ पे, 0,80 वाला पॉइंट है और ये 40,0 वाला पॉइंट है। 40,0 वाला पॉइंट है। ये पॉइंट है 50,0 और ये वाला पॉइंट है मेरे पास 0,50 के बराबर। सही है ना भैया? तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मेरे प्यारे शागिर्दों जल्दी से। तो भाई ये हमारे पास सिंपल तरीके से हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। ये क्या आ गया हमारा? सिंपल तरीके से हमारा पर्टिकुलरली पॉइंट की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से भी एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अब हमने क्या कर लिया? अपने दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज को बना दिए जिस तरीके से भी तो बनाते हुए आ रहे थे। सही है ना भाई? कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। देखो भाई पहली वाली इनइक्वालिटी क्या गिवन है? x प्लस वाई लेसर देन इक्वल टू 50। तो पहली वाली इनइक्वालिटी उसके ऊपर लिख दीजिए। क्या वैल्यू है पहली वाली इनइक्वालिटी की? x प्लस का y लेसर देन इक्वल टू 50। और दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या है? 2x प्लस का y लेसर देन इक्वल टू 80। 2x प्लस का y लेसर देन इक्वल टू 80। जल्दी से स्टेप नंबर 3 के ऊपर जाएंगे ताकि फिजिबल रीजन पता चल सके। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? फिजिबल रीजन को फाइंड करना। तो भाई फिजिबल रीजन कैसे फाइंड किया जाता है? अगेन बहुत ही आसान सा मेथड है, अभी तक सब सीख चुके हैं भाई। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आ जाने चाहिए, मुझसे पहले आप लोगों ने कर लेना है इस कॉन्सेप्ट को। तो भाई फिजिबल रीजन कैसे निकाला जाता है? सिंपल तरीके से फिजिबल रीजन निकालने के ऊपर जाएंगे भैया। क्या करेंगे? पहली वाली इनइक्वालिटी क्या है? x प्लस का y लेसर देन इक्वल टू 50। तो भैया क्या करोगे? सिंपल तरीके से x और y की वैल्यू को 0 0 प्लॉट कर दोगे। तो क्या बन गया? 0 इज लेसर देन इक्वल टू 50। तो मुझे बताओ क्या 0 50 से छोटा होता है बड़ा होता है? सोच के जवाब दीजिएगा। क्या 0 वाकई 50 से छोटा होता है बड़ा होता है? भाई जाहिर सी बात है 0 50 से कैसा होता है? छोटा होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट कैसी है? इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? ट्रू स्टेटमेंट है। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो हमारे पास ये पहली वाली लाइन है, इसका आंसर कहां पर होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन आंसर होगा।
दूसरी वाली इक्वेशन क्या है भैया? दूसरी वाली इक्वेशन है 2x प्लस का y लेसर देन इक्वल टू 80। जल्दी से इसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे तो भैया इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास? इसका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर आएगा भैया? किसके बराबर आएगा? ये आएगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर भाई? जीरो को पुट करवा दोगे तो जाहिर सी बात है जीरो की वैल्यू लेसर देन 80 आ जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? ट्रू हो जाएगी। हमारी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी मेरा बेटा क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से हमारा क्या आ गया? क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब फाइनली हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इसका भी आंसर स्टेटमेंट चूंकि ट्रू है तो इसका भी आंसर टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा भाई। तो इसका मतलब हमारा आंसर वाला रीजन कौन सा होगा? हमारा आंसर वाला रीजन होगा कॉमन रीजन। और चूंकि क्वेश्चन के अंदर हमें बात बताई हुई है कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए, तो वी विल ऑटोमेटिकली कंसीडर कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा, ये बात हमें कैसे पता चली? कि देखो जाहिर सी बात है, हमें चूंकि प्रॉफिट के अंदर काम करना है, हमें चूंकि क्रॉप्स को लाजमी उगाना है। ये क्रॉप्स नेगेटिव में नहीं उग सकती है, क्रॉप्स एक्स और वाई पॉजिटिव के अंदर ही उगेंगी। भाई आपको अपनी फसल उगानी है या तबाह करनी है? उगानी है ना, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपकी फसल है वो एक्स और वाई है, वो पॉजिटिव के अंदर होना कंपलसरी है। तो जाहिर सी बात है कौन सा आंसर हमारा कंसीडर किया जाएगा? खाली पॉजिटिव वाला। तो ये जो फिजिबल रीजन हमारा क्या होगा? ये वाला रीजन हमारा पूरा फिजिबल रीजन होगा, जो कि ना सिर्फ दोनों लाइंस के ऊपर कॉमन होगा, बल्कि दोनों लाइंस के अंदर क्या है? कॉमन भी है और हमारा सिंपल तरीके से पॉजिटिव रीजन भी है। तो ये पूरा का पूरा रीजन हमारा क्या आ गया? फिजिबल रीजन आ गया। ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। मैंने इसको एक पेन से शेड कर दिया। अब देखो भाई, फिजिबल कॉर्नर्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो स्टेप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या कहता है? फिजिबल कॉर्नर्स। फिजिबल कॉर्नर्स निकाल लीजिए। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, फिजिबल कॉर्नर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? ये आ जाएंगे। देखो सबसे पहले आसान वाले कॉर्नर्स निकाले जाते हैं। देखो एक कॉर्नर आ गया हमारे पास 0,0। दूसरा कॉर्नर ये वाला कौन सा था भाई? 40,0 था। सही है ना भाई? ये वाला कॉर्नर क्या है? 40,0 है। ये वाला कॉर्नर क्या होगा? 0,50 होगा। ये वाला कॉर्नर क्या होगा? 0,50 होगा। और ये वाला कॉर्नर क्या होगा? इसको भी फाइंड कर लीजिए। भाई देखो ये कॉर्नर कहां पर आ रहा है? हमने ग्राफ बिल्कुल बेहतरीन परफेक्ट तरीन बनाया है भाई। देखो एक्स के ऊपर ये 30 के ऊपर आ रहा है, वाई के ऊपर 20 के ऊपर आ रहा है। इतना बेहतरीन ग्राफ कभी बना सकते हैं भैया? कहां पर आ रहा है? एक्स पे 30, वाई पे 20 के ऊपर। ये चारों हमारे फिजिबल कॉर्नर्स आ गए भाई। जब यहां तक का काम सबको समझ में आ गया, अब अपने फिफ्थ स्टेप पे चले जाएंगे। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होता है? इवेल्युएटिंग दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट करने वाला, इवेल्युएटिंग दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाएंगे कि भाई सिंपल तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट करना है। क्या करना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या गिवन था? ये गिवन था z इज इक्वल 10,500 एक्स प्लस का 9,000 y। क्या गिवन है मेरा बेटा? ये गिवन है z इज इक्वल टू 10,500 का x प्लस का 9,000 y प्लस का 9,000 y। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपने करना क्या होगा भैया? सिंपल तरीके से बारी बारी फिजिबल कोऑर्डिनेट्स को डाल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लॉट करोगे, जिसके ऊपर आपको अपना रिक्वायर्ड फंक्शन मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम का यहाँ पे वो हमारा आंसर होगा। तो भैया जल्दी से पुट कर लेते हैं। आइए भैया, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारा पॉइंट क्या गिवन है? सबसे पहला हमारा पॉइंट है 0,0 वाला। पहला पॉइंट क्या है मेरा बेटा? सबसे पहला पॉइंट गिवन है 0,0 वाला। तो भाई अगर z की वैल्यू 0,0 पुट करूंगा तो जाहिर सी बात है x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, तो 0,0 का ऊपर 0 आ जाएगा आंसर। सेकंड नंबर के ऊपर 40,0। 40,0 पे क्या होगा भैया? और से देखिएगा 40,0 के ऊपर क्या होगा भैया? 10,500 का 500 एज इट इज, x की वैल्यू 40 आ गई, प्लस का 9,000 का 9,000 एज इट इज, y की वैल्यू 0 आ गई। सिंप्लीफाई कर दीजिए, किसके बराबर आएगा भाई? कैलकुलेटर में डाल लीजिए, 10,500 इंटू 40 प्लस का 9,000, 0 खत्म हो गया। किसके बराबर आ जाएगा? ये आई गेस आ रहा होगा 4,20,000 के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4,20,000 के करीब आ रहा होगा। तो z की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4,20,000 के। अच्छा भाई, तीसरे नंबर के ऊपर क्या है मेरे प्यारे शागिर्दों? तीसरे नंबर के ऊपर है 0,50 वाला पॉइंट। तीसरे नंबर के ऊपर कौन सा पॉइंट है? 0,50 वाला पॉइंट। तो भाई z की वैल्यू क्या बन जाएगी? 10,500 का 500, x के अंदर 0, और 9,000 का 9,000, y के अंदर 50। तो भाई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0,50 डालने के ऊपर 0,50 कर दीजिए, 5 9 45 के ऊपर बन जाएगा। क्या आ जाएगा? 4,50,000 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 4,50,000 के करीब आंसर आ जाएगा। अब तीसरे पॉइंट प्लॉट कर दीजिए। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है? चौथा पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास? चौथा पॉइंट हमारे पास आ रहा है 30,20 वाला। 30,20 वाले पॉइंट के ऊपर चले जाइए। इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों? सिंपल तरीके से z का z, x के अंदर 30 की वैल्यू डाल दीजिए, 10,500 का 500, x के अंदर 30 की वैल्यू, 9,000 का 9,000 एज इट इज, y के अंदर 20 की वैल्यू। सिंप्लीफाई करवा दीजिए, 10,500 इंटू 30 इंटू 2,000 इंटू 9,000 इंटू 20 किसके बराबर आ जाएगा?
ये आ जाएगा तकरीबन 4,95,000, 4,95,000 के करीब करीब का पॉइंट आ रहा होगा, ऐसे है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। 4,95,000 के करीब का हमारे पास ये फाइनली पॉइंट आ जाएगा। तो भाई इन चारों में जो आंसर्स आए, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू किसके पास आ रही है, गौर से देख के बताइएगा। इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू किसके पास आ रही है, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है, यानी कि मैक्सिमाइज का फंक्शन आपको इसके ऊपर मिल रहा है, यानी कि आपको मैक्सिमाइज फंक्शन किसके ऊपर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं अपने छठे स्टेप के ऊपर, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मुझे मिल गया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें क्या मिला है मेरे प्यारे शागिर्दों, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे क्या अचीव हो रहा है भाई, ये आपको अचीव हो रहा है। हेंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, हेंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, हेंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, हेंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज 4,95,000, 4,95,000 at x is equal to 30 एंड y is equal to 20। जिस पॉइंट के ऊपर मिला है उस पॉइंट को लिख दोगे, यानी कि फंक्शन मैक्सिमम किसके ऊपर हो रहा है, 4,95,000, 4,95,000, और x और कॉमा y की वैल्यू उस वक्त क्या है आपके पास, 30,20 की है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सिंप्लीफाई हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए भाई इसके अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी की बात, सबको क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को भाई, कोई मसले की बात किसी स्टूडेंट को। तो भाई इन क्वेश्चंस के अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है, असल कॉन्सेप्ट ये वाला कॉन्सेप्ट है, असल कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर थ्योरेटिकल डेटा को अपने मैथमेटिकल डेटा में कन्वर्ट करना। अगर एक दफा मैथमेटिकल डेटा में कन्वर्ट कर दिया फिर तो बच्चों का काम है भाई, फिर तो कोई मसला नहीं है, चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। फिर बात समझ पा रहे हो, बात पल्ले पढ़ पा रही है मेरा बेटा, क्लियर है भाई। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। कहता है अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ टॉय ए एंड बी and sells for the rupees 25 and rupees 20 respectively. Toy A and B respectively require 20 units and 12 units daily out of 2,000 available resource units. Both require a production time of 5 minutes and total working hour 9 per day. What should be the quantity for each of the toys to maximize the selling amount? मजे का कॉन्सेप्ट है, लिटरली मजे का कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चे घूम जाएंगे इस क्वेश्चन पे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई एग्जामिनर ने आपसे बड़ी पते पते की कुछ बातें करी हैं, तो आइए जरा उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एग्जामिनर ने कहने की क्या कोशिश करी है। एग्जामिनर ने आपसे कहने की क्या कोशिश करी है, सबसे पहले तो इस बात को जरा समझ लेते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई एक जो है ना पर्टिकुलर हमारे पास टॉय फैक्ट्री है, एक हमारे पास क्या आ रही है मेरे प्यारे शागिर्दों, टॉय फैक्ट्री है। उस टॉय फैक्ट्री में दो डिफरेंट तरह के टॉयज बनते हैं। एक हमारे पास है टॉय ए, यानी कि एक उसके वो फैक्ट्री जो है एक टॉय जो प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, टॉय ए की कर रही है, और एक टॉय बी की प्रोडक्शन की जा रही है, यानी कि उसको प्रोडक्शन यूनिट है वो दो तरह के टॉयज को निकालता है, टॉय ए को निकालता है और टॉय बी को निकालता है। अच्छा भाई आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई आपके पास जो टॉय ए और टॉय बी है, ये दोनों सेल कितने रुपीस पे होते हैं। एक तो एग्जामिनर ने आपको बात बता दी है कि भाई टॉय नंबर ए जो है वो 25 रुपए पे सेल हो रहा है, और टॉय नंबर बी जो है वो 20 रुपए के ऊपर सेल आउट हो रहा है। ओके कोई मसले की बात नहीं है, यानी कि टॉय ए की हमें सेलिंग प्राइस पता है, टॉय बी की हमें सेलिंग प्राइस पता है कितनी कितनी आ रही है। लेकिन भाई आपने सिंपल तरीके से करना क्या है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़े ही प्यारे अंदाज के अंदर। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ टॉय ए एंड टॉय बी। तो मैंने सिंपल तरीके से कॉलम बना लिया टॉय और टॉय बी का, डेटा की हेडिंग डाल के आप डेटा बना रहे हो, क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा अपना बना रहे हैं, सही है ना भैया। तो टॉय ए टॉय बी दो तरह की क्वांटिटीज आ चुकी है हमारे पास। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एंड सेल्स फॉर रुपीज 25 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, यानी कि वो जो फैक्ट्री है वो एक जो टॉय ए है वो 25 रुपए का बेचती है, और जो टॉय बी है वो 20 रुपए का बेचती है। तो उसकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रहा है टॉय ए का 25 रुपए और टॉय बी का 20 रुपए आ रहा है। आगे एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास टॉय ए एंड टॉय बी रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड 20 यूनिट्स एंड 12 यूनिट्स डेली आउट ऑफ द 2000 अवेलेबल रिसोर्सेज यूनिट्स। कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टॉय ए जो है वो 20 यूनिट बनाता है और टॉय बी के 12 यूनिट बना रहा है आउट ऑफ 2000 रिसोर्सेज में से। उसके बाद रिसोर्सेज कितनी अवेलेबल है, 2000 के करीब उसके रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें से वो यूनिट्स को डिजाइन कर पा रहा है। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, बोथ रिक्वायर अ प्रोडक्शन टाइम ऑफ 5 मिनट्स। कह रहा है कि भाई दोनों टॉयज जो है ना, उन दोनों टॉयज को बनाने के अंदर 5 मिनट का टाइम लगता है, उन दोनों टॉयज को बनाने के अंदर टाइम 5 मिनट का लगता है।
एंड टोटल वर्किंग आवर जो इस फैक्ट्री के हैं वो 9 आवर्स के हैं, यानी कि टोटल आवर्स कितने उस फैक्ट्री के 9 आवर्स के हैं। आगे एग्जामिनर बड़ी मासूमियत से कह रहा है what should be the quantity for each of the toys to maximize the selling amount या selling price। यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेलिंग प्राइस के ऊपर गिवन है, और ये क्या गिवन है, मैक्सिमाइज का गिवन है। यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको किसके ऊपर गिवन है, गौर से देख लीजिए, सेलिंग प्राइस के ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के ऊपर कैसे जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो आपको ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है, इतना डेटा आपको समझ में आ गया, पल्ले पड़ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करूंगा, देखो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, बहुत सिंपल चीज है। अपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन कर दो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको क्वेश्चन में साफ बताया हुआ कि सेलिंग प्राइस आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि इसको मैक्सिमाइज करने, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा, ये हमारे पास होगा कि देखो 25 टॉय ए यानी कि 25, मैं इस वाले टॉय ए को मैं एक्स कह लेता हूं, टॉय बी को मैं वाई कह लेता हूं, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो भाई 25 एक्स कह दिया और 20 मैंने कह दिया वाई, तो ये क्या है हमारे पास, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z के बराबर है। ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। इसको बेसिक अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब कंस्ट्रेंट्स अपनी बनानी है, तो कंस्ट्रेंट कैसे बनाएंगे, देखो भाई हमसे एग्जामिनर ने क्या बोला कि भाई उस एग्जामिनर कहता है कि टॉय ए और टॉय बी रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड 20 यूनिट्स एंड 12 यूनिट डेली आउट ऑफ 2000 अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि टॉय ए को 20 चाहिए, यानी कि 20 इंटू एक्स प्लस का 12 इंटू वाई, किसमें से चाहिए, 2000 यूनिट्स में से। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, आप 2000 यूनिट्स में से काम ले रहे हो ना, आप 2000 यूनिट्स के अंदर से ये सामान ले रहे हो, इसीलिए मैंने सिंबल कैसे लाया, लेसर देन इक्वल टू का। लेसर देन इक्वल टू का मतलब ही क्या है कि भाई उसमें से हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा भाई, दूसरे नंबर के ऊपर दूसरी कंस्ट्रेंट हमारे पास होगी। अच्छा तो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से हमने यहां तक का अपना काम कर लिया। अगर अब आप अपनी दूसरी कंस्ट्रेंट बनाने के ऊपर जाएंगे, तो इसको जरा गौर से देखिएगा। आपको यहाँ पे जो डेटा गिवन है, टॉय ए जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्शन टाइम है उसका 5 मिनट्स है, टॉय बी का भी जो प्रोडक्शन टाइम है 5 मिनट्स, और इनको बनाने में जो टोटल एक दिन में टाइम लग रहा है वो 9 आवर्स का। उसने कहा है कि भाई कम से कम 9 आवर्स का टाइम लगना चाहिए। क्या कह रहा है एग्जामिनर कि भाई टोटल वर्किंग आवर जो है वो 9 पर डे के हैं। टोटल वर्किंग आवर कितने हैं मेरा बेटा, 9 पर डे के हैं, 9 आवर्स। अब देखो ये डेटा यहाँ पे मिनट में है, यहाँ पे मिनट में, यहाँ पे आवर्स में, तो इसको भी पहले आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे मिनट में कन्वर्ट, 9 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 60 इंटू 9 क्या बन जाएगा हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए, 540 आवर्स बन जाएगा। किसके बराबर बन जाएगा, 540 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा मेरा बच्चा, ये 540 मिनट्स के बराबर आ जाएगा, सही है ना भैया। अब इसको सिंप्लीफाई करवा देते हैं, तो हमारे पास ये सेकंड कंस्ट्रेंट क्या बन रही होगी, ये हमारे पास बन जाएगी सिंपल तरीके से 5x प्लस का 5y लेसर देन इक्वल टू 540। भाई ये 540 कैसे आया, चूंकि आपको मिनट्स के अंदर डेटा गिवन था और एक आवर्स में गिवन था, तो आपने सबको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपने सिंपल तरीके से काम एक कर लिया पहले नंबर के ऊपर। अब अगेन पहला जो काम है वो बड़ा मुनासिब काम होगा कि भाई हमारे पास जो एक कंस्ट्रेंट गिवन है, इन कंस्ट्रेंट से हमने क्या करना है, पॉइंट्स को निकालना है और फिर ग्राफ प्लॉट करने के ऊपर चले जाना है। तो जल्दी से पॉइंट को फाइंड आउट कर लीजिए। तो भाई देखो पहली वाली कंस्ट्रेंट आपको क्या गिवन है, पहली कंस्ट्रेंट आपको गिवन है, पहली इनइक्वालिटी आपको गिवन है 20x प्लस का 12y, 20x प्लस का 12y लेसर देन इक्वल टू 2000। भाई जल्दी से काम करेंगे, x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो y की वैल्यू को 0 प्लॉट करवाओगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20x लेसर देन इक्वल टू 2000। और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय 20, 100 के बराबर आ जाएगी, सही है ना भैया। इसी तरीके से अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, बेटा मैं जल्दी इसलिए करूंगी, सारा काम आपको समझाया हुआ है मैंने पिछली एक्सरसाइज के अंदर, पिछले क्वेश्चन के अंदर सारे काम समझाया हुआ है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को 0 प्लॉट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 लेसर देन इक्वल टू 2000 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2000 डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा होगा सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे किसके बराबर, ये आ जाएगा, कैलकुलेटर में डालिए, कैलकुलेटर में डालोगे तो किसके बराबर आ रहा है, ये आ जाएगा आपके पास सिंपली 510 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर, 510 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे मूव कर जाएंगे। आगे मूव कैसे करेंगे भैया, आगे सिंपल तरीके से मूव ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि भाई नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट मुझे गिवन है 5x प्लस का 5y लेसर देन इक्वल टू 540, है ना भाई, ये कंस्ट्रेंट गिवन है आपको। इसको भी सिंप्लीफाई करवा दीजिए। भाई x की वैल्यू अगर निकालनी है तो y की वैल्यू को 0 प्लॉट करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 540। सिंपल तरीके से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, भाई ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बराबर, अल्लाह भला करे किसके, ये आ जाएगी तकरीबन अल्लाह भला करे किसके बराबर, 108 के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, 108 के। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू को फाइंड करना है तो x की वैल्यू को 0 प्लॉट कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 55 इज इक्वल टू 540 के ऊपर। सिंपल तरीके से y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये भी आ जाएगी आपके पास 108 के बराबर, सही है ना भैया। अब हम फाइनली हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। यहां से पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, इधर से पॉइंट आ गया 100,0, इधर से पॉइंट क्या आ गया 0,510 डिवाइडेड बाय 3।
यहां से पॉइंट क्या आ गया आपके पास 108,0 का, और यहां से पॉइंट क्या आ गया 0,108 का, यहां से पॉइंट किसका आ गया 0,108 का। अब फाइनली हमने क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करवा देना है। ग्राफ को प्लॉट करवा के आपने सिंपल इनइक्वालिटीज को फाइंड करने में मूव कर जाना है। सही है तो बेटा अब ये क्वेश्चन ऑल्दो आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, बट स्टिल चले मैं थोड़ा सा आपको रफ वर्किंग पे समझा देता हूँ। अब देखो हमारे पास एक पॉइंट है 100,0, तो भाई 100,0 कौन सा पॉइंट होगा, मैंने बाय द वे यहाँ पे टू स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट के बराबर कंसीडर किया हुआ है। तो 100 हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट के बराबर होगा। सही है ना भाई, मैंने टू स्मॉल बॉक्सेस को कंसीडर किया, तो 100 वाला पॉइंट ये वाला होगा। तो भाई ये कौन सा पॉइंट आ गया मेरे पास, 100,0 का पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया, 100,0 का एक पॉइंट मिल गया। एक और पॉइंट हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, अच्छा ये यहाँ पे 100 है। अच्छा सही है ना। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, दूसरा पॉइंट है 0,510 डिवाइडेड बाई 3। 510 डिवाइडेड बाई 3 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, ये बराबर होता है 166.66 के। तो भाई ये कहां पर होगा, अगर 100 यहां पर है, 150 बीच में, तो 200 यहां पर है, तो 166.6 इधर कहीं पर होगा। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 510 डिवाइडेड बाई 3 के। ये किसके बराबर होगा, 510 डिवाइडेड बाई 3 के। सिंपल तरीके से यहां से आप अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी एक पहली लाइन आ गई, ये हमारी पहली एक लाइन आ गई। ये हमारी क्या आ गई मेरा बेटा, सिंपल तरीके से एक पहली लाइन आ गई। इसको तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा, ये हमारी सिंपल तरीके से एक पहली लाइन आ गई। सही है ना भैया। ओके। अब देखो आपको जो दूसरी कंस्ट्रेंट से पॉइंट मिला है वो क्या मिला है, 108,0 और 10,108। सही है ना, आपको दूसरी कंस्ट्रेंट से पॉइंट मिला है। मेरे प्यारे शागिर्दों मुझे बात बताओ, 108 कहां पर लाई कर रहा होगा। जाहिर सी बात है, अगर 100 ये है तो 100 के बिल्कुल पास मुन्ना सा ये पॉइंट जो होगा ना, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपके पास होगा सिंपल तरीके से 108,0 का। और जाहिर सी बात है अगर 100 यहां पर है तो ये जो छोटा सा एक पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपके पास आ रहा होगा, अल्लाह भला करे कौन सा, 0,108 का। तो आपने इस वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। देखो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि भाई मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई भी है, ये वाली ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाई भी ना हो, ये सारी बातें मैंने आपको पहले आपसे डिस्कस कर ली हैं। सही है ना भाई, तो ये आपके पास ये वाली लाइन आ गई। अब देखो चूंकि आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, इसके बाद थर्ड स्टेप के ऊपर आप जब जाओगे फिजिबल रीजन निकालने के ऊपर, तो चूंकि आपकी दोनों इनइक्वालिटीज के साइन लेसर देन इक्वल के साइन है, लेसर देन इक्वल के दोनों इनइक्वालिटीज में साइन है, तो जाहिर सी बात है हमारा फिजिबल रीजन कौन सा होगा, ये जो रीजन होगा हमारा, ये रीजन हमारा कंसीडर किया जाएगा जो दोनों के अंदर कॉमन है। ये रीजन जो दोनों के अंदर कॉमन है हमारा क्या कंसीडर किया जाएगा, फिजिबल रीजन कंसीडर किया जाएगा। तो भाई यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इनइक्वालिटी, हमारे पास सिंपल तरीके से फिजिबल कॉर्नर्स कौन कौन से होंगे, आइए देख लेते हैं। भाई एक तो ये कॉर्नर होगा फिजिबल, इस फिजिबल कॉर्नर की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस फिजिबल कॉर्नर का पॉइंट था हमारे पास 0,108, एक तो ये आ गया। एक फिजिबल कॉर्नर ये वाला होगा, इसका पॉइंट क्या था हमारे पास 100,0। एक फिजिबल कॉर्नर अगर आप गौर से देखें तो ये वाला होगा, इधर एक फिजिबल कॉर्नर फॉर्म हो रहा होगा। अगर मैं आपको तरीके से दिखाऊं जहां पे ये ओवरलैप करना स्टार्ट करे यहां पर होगा। तो इस फिजिबल कॉर्नर की वैल्यू आप लोग चूंकि ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको तरीके से आंसर मिलेगा। मेरे नजदीक जो फिजिबल कॉर्नर होगा ये अराउंड 90, क्योंकि देखो 100 से थोड़ा सा पहले है। ये जो फिजिबल कॉर्नर है ये 100 से थोड़ा क्या है पहले है, तकरीबन 90 टू 88। मैं इसे कंसीडर कर लेता हूँ एक्स के ऊपर, ये 88 के ऊपर, आप 90 कंसीडर कर लो, बात एक ही है। सही है ना। थोड़ा सा चूंकि मेरे पास ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं है एग्जैक्टली, मेरे पास लाइंस का मुझे नहीं आइडिया, तो 100 से देखो पहले आ रहा है तो 88। और यहाँ पे वाई एक्सेस के ऊपर देखो काफी, और ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ग्राफ पेपर के ऊपर ये कहां पे आपको वाई के ऊपर कहां पे मिल रहा होगा, अराउंड 20 या 30 के ऊपर मिल रहा होगा। देखो थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है मगर ज्यादा वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हो सकती, याद रखिएगा। तो एक्स एक्सेस के ऊपर 88 के ऊपर 100 से पहले मिल रहा है, वाई के ऊपर 20 का अराउंड मिल रहा है। तो ये आपके फिजिबल कॉर्नर्स आ गए। तो हमारे फिजिबल कॉर्नर्स क्या क्या आ गए यहाँ पर, एक आ गया 0,108, दूसरा आ गया 88,20, तीसरा आ गया 100,0। सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर इनको उठा के प्लॉट कर देना है। अगला स्टेप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लॉट करने वाला। देखो ये सारा काम आपको खुद से करना चाहिए, ये आपको होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया सॉल्व। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है z इज इक्वल टू 25x प्लस का 20y वाला। तो सिंपल तरीके से इसके अंदर अपनी तीनों फिजिबल कॉर्नर्स को प्लॉट करोगे, जिसके ऊपर आपको मैक्सिमाइज अमाउंट मिलेगी, वो आपका आंसर बेस्ड आंसर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस के अंदर मैक्सिमम के ऊपर। इन तीनों फिजिबल कॉर्नर्स को आपने उठा के अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लॉट करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब आप प्लॉट कर दोगे तो मेरे प्यारे शागिर्दों क्या मिल जाएगा आपको, इनमें से कोई एक पॉइंट मैक्सिमम के ऊपर आंसर दे रहा होगा। मैं आपको चलो बता देता हूं, ये 88,20 जो होगा या 90,30 का जो पॉइंट आपका होगा, ये वाला
ये जो पॉइंट आप निकालोगे ये पॉइंट आपको मैक्सिमम पे आंसर देगा, ये आपको क्या देगा, मैक्सिमम पे आंसर दे देगा। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, यानी कि ये जो आपका पॉइंट आ गया 88,20 ये आपको मैक्सिमम पे आंसर देगा। इसका मतलब क्या है, लास्ट स्टेप के अंदर रिजल्ट लिखोगे, रिजल्ट लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है कि भाई अगर मैं होमवर्क में दे देता तो मुझे पता है रिजल्ट लिखना आपको नहीं आएगा। तो लास्ट स्टेप पे क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे। रिजल्ट क्या लिखोगे, hence what should be the quantity, एग्जामिनर ने देखो क्या मांगा है आपसे, what should be the quantity for each of the toy to maximize the selling point। तो लास्ट में लिखोगे द टॉय ए, देखो हमने टॉय ए पहली वाली चीज को हमने एक्स क्या कंसीडर किया था, हमने टॉय ए कंसीडर किया था। हेंस द टॉय ए शुड बी मैन्युफैक्चर्ड या शुड बी प्रोड्यूस, हेंस टॉय ए एंड बी शुड बी प्रोड्यूस, ऐसे लिख लो, आसान तरीके से लिख लो। हेंस टॉय ए एंड टॉय बी शुड बी प्रोड्यूस, हेंस टॉय ए एंड टॉय बी should be produced, should be produced, should be produced 88 and 20, 88 and 20, यानी कि पहली चीज क्या आप डालना चाह रहे हो, पहली चीज एग्जामिनर को आप क्या बता रहे हो कि भाई कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। एग्जामिनर ने आपसे लास्ट लाइन में बात पूछी भी है कि भाई कितनी आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो एग्जामिनर को आप क्या बताओगे, हैज द टॉय ए एंड टॉय बी शुड बी प्रोड्यूस 88 and 20 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। और लास्ट के अंदर सॉल्यूशन भी बता दो अपना कि भाई कितना आपका इंक्रीज करेगा, तो भाई कितना इंक्रीज करेगा, जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 20, 88 और 20 को डालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2600 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2600 आ जाएगा। ये 2600 क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे शागिर्दों, ये 2600 ये बात बताता है कि मैक्सिमम सेलिंग अमाउंट क्या होगी आपकी। तो ये लास्ट में ये भी लिख सकते हो, हेंस द मैक्सिमम सेलिंग अमाउंट विल बी, मैक्सिमम सेलिंग अमाउंट, मैक्सिमम सेलिंग अमाउंट विल बी, hence the maximum selling amount will be 2600, hence the maximum selling amount will be 2600। देखो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी। देखो ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने तरीके से, मैंने रफ वर्क के ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको खाली मिनट्स और आवर्स में डेटा गिवन था जानबूझ के, तो आपने सबसे पहले उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर सिंपल तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करना है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बेसिक वे में सॉल्व करोगे, बेसिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे बताइए यहां तक की बात सारे बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि भाई आपके पास एट अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अब्दुल सत्तार विशेस टू एम्प्लॉय टू पीपल फरहान एंड सरफराज टू ग्रेड द पेपर्स फॉर हिज क्लासेस। फरहान इज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड कैन ग्रेड 20 पेपर्स पर आवर। Farhan earns $15 per hour for grading the papers. Sarfaraz is a postdoctoral associate and can grade 30 papers per hour. Sarfaraz earns $25 per hour for grading the paper. Each must be employed at least 1 hour a week to justify the employment. If Professor Abdul Sattar has at least 110 papers to be graded each week, how many hours per week should be employed each person to minimize the cost? Minimize the cost. Minimize the cost. बार बार पढ़ा है मैंने, कोई रीजन है। अच्छा भाई, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है यार। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर कहा जा रहा है कि भाई एक प्रोफेसर साहब हैं, उनके दो शागिर्द हैं। एक शागिर्द ग्रेजुएट स्टूडेंट है। ग्रेजुएट स्टूडेंट का मतलब ये होता है बैचलर्स का स्टूडेंट, यानी कि जो इंटर के बाद जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं ना, तो वो जो पढ़ाई होती है 4 साल की, उसको कहते हैं बैचलर स्टूडेंट। और फिर जब बैचलर्स के बाद हम मास्टर्स की डिग्री करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कहलाती है वो, जो मास्टर्स की स्टडी होती है। तो एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि भाई एक प्रोफेसर साहब है, उनके दो तरह के बच्चे हैं, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनका और एक पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट है। दोनों से वो पेपर अपने चेक करवाते हैं और पेपर चेक करवाने के उन्हें अलग अलग पैसे देते हैं। तो आइए जरा क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि यार उनके दो एम्प्लॉयज हैं, अब एक का नाम फरहान है और एक का नाम क्या है, सरफराज। एक का नाम है फरहान और एक का नाम क्या है, सरफराज। सरफराज धोखा नहीं देगा, बिल्कुल वही वाला सरफराज है, सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। उनके दो शागिर्द हैं, एक का नाम है फरहान और एक का नाम है सरफराज। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, फरहान इज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड कैन ग्रेड 20 पेपर्स पर आवर। फरहान जो है वो कितने पेपर पर आवर चेक कर सकता है, 20 पेपर्स पर आवर के ऊपर वो चेक कर सकता है फरहान, यानी कि 20 पर आवर्स के ऊपर फरहान चेक कर सकता है। आगे क्या कहता है एग्जामिनर, एंड फरहान कैन अर्न $15 पर आवर। और फरहान कितने पैसे कमा सकता है, $15। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, ये पर आवर का हिसाब चल रहा है और ये कितने पैसे वो अर्न कर सकता है, यानी कि कितने पैसे वो कमा सकता है, अर्निंग। ये जो अर्निंग है ना, यहाँ पे ये वो चीज चल रही है। ओके, आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है भैया, एग्जामिनर आगे कहता है सरफराज के बारे में कि सरफराज कैन ग्रेड 30 पेपर्स पर आवर। तो सरफराज के बारे में क्या बताया हुआ कि सरफराज 30 पर आवर पेपर्स को चेक कर सकता है और वो कितने पैसे कमा सकता है, $25 पर आवर। और वो $25 पर आवर पैसे कमा सकता है। Each must be employed at least
एटलीस्ट 1 आवर अ वीक। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये एटलीस्ट एक वीक जो है ना इनको लाजमी, एटलीस्ट 1 आवर अ वीक टू जस्टिफाई देयर एम्प्लॉयमेंट इफ प्रोफेसर अब्दुल सत्तार हैज एटलीस्ट 110 पेपर्स टू बी ग्रेडेड ईच वीक। अच्छा भाई, आपको उसने टोटल नंबर ऑफ पेपर बता दी कि टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने, 110 है टोटल नंबर ऑफ पेपर्स। ओके, आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई हाउ मेनी आवर्स पर वीक शुड बी दे एम्प्लॉयड टू ईच पर्सन टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अगर यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है तो दो खाली बातें यहाँ पे की गई हैं। पहले नंबर के ऊपर हमसे बात की गई है अभी फरहान और सरफराज दो स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट जो फरहान है वो 20 पर आवर्स पेपर चेक कर सकता है, सरफराज जो है वो 30 पर आवर्स पेपर को चेक कर रहा है, यानी कि 30 पेपर्स पर आवर चेक कर रहा है सरफराज, और फरहान 20 पेपर्स पर आवर चेक कर रहा है। प्रोफेसर साहब का टारगेट ये है कि भाई ये वीक के अंदर कम से कम 110 पेपर्स को चेक कर सके। आगे एग्जामिनर कहता रहा है कि भाई फरहान जो है ये $15 पर आवर कमा पाता है, और जो सरफराज है ये $25 पर आवर कमा सकता है। ये दो बातें एग्जामिनर ने बहुत कैटेगोरिकली यहाँ पे कर दी हैं। अब एग्जामिनर आपसे कहना है क्या चाह रहे हैं लास्ट लाइन में, एग्जामिनर कहता है हाउ मेनी आवर्स पर वीक शुड बी एम्प्लॉय टू ईच पर्सन टू मिनिमाइज द कॉस्ट, यानी कि कितने पर काम, कितने आवर्स के ऊपर एक हफ्ते के अंदर इनको एम्प्लॉय रखा जाए ताकि कॉस्ट क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। अब देखो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, कॉस्ट वाला होगा। तो कॉस्ट यहां पे किसके फंक्शन पे गिवन है, किस चीज पे कॉस्ट गिवन है, ये हमारी कॉस्ट गिवन है। तो यानी कि हमारे क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। तो जाहिर सी बात है हमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता चल गया। तो भाई यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दूंगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें क्या मिल गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिला है सिंपल तरीके से किसके बराबर, z इज इक्वल टू 15x, फरहान को आप x कह लीजिए और सरफराज को y कह लीजिए। तो क्या बन गया, z इज इक्वल टू 15x प्लस का 25y। तो ये हमारे पास हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। पहले नंबर के ऊपर बात बड़ी सिंपल तरीके से हम लोगों ने कर ली। अब दूसरे नंबर की बात पे चलेंगे भाई। दूसरे नंबर की बात के ऊपर, दूसरे नंबर की बात क्या है कि एग्जामिनर आपसे पूछना ये चाह रहा है कि भाई देखो अब अपनी कंस्ट्रेंट बनाओ। तो कंस्ट्रेंट क्या होगी हमारी यहाँ पे, हमारी कंस्ट्रेंट यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही मासूम सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी कंस्ट्रेंट जो है बहुत ही सिंपल सी है। और वो सिंपल सी कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या होगी कि भाई देखो 20 पर आवर, 30 पर आवर, 110। तो भैया ये क्या एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये 20 पर आवर जो ये पेपर चेक कर रहे हैं, 30 पर आवर्स के पेपर चेक कर रहे हैं। और एग्जामिनर ने कंडीशन क्या दी थी हमें, कंडीशन हमें ये दी थी एग्जामिनर ने कि भैया देखो इफ अब्दुल सत्तार हैज एटलीस्ट 110 पेपर्स, एटलीस्ट कम से कम, कम से कम, एटलीस्ट के लफ्ज पे गौर करो। एटलीस्ट के मायने क्या होते हैं, कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट के मायने क्या होते हैं, कम से कम। यानी कि लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं एटलीस्ट मुझे 100 रुपीज चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप मुझे 100 रुपीज भी दे सकते हो, आप मुझे 200 भी दे सकते हो, आप मुझे 1000 रुपए भी दे सकते हो, आप मुझे 1 लाख रुपए भी दे सकते हो। एटलीस्ट के मायने क्या होते हैं, कम से कम, इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो भाई मेरी कंस्ट्रेंट क्या बनेगी, कंस्ट्रेंट मेरी होगी 20x प्लस का 30y। चूंकि लफ्ज एटलीस्ट है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा और 110 आ गया। भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि लफ्ज एटलीस्ट यूज किया गया है क्वेश्चन के अंदर। कौन सा लफ्ज यूज किया गया है, एटलीस्ट का लफ्ज यूज किया गया है। इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों। अच्छा भाई आगे मूव करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे सिंपल सी दो बातें की हुई हैं। पहले नंबर के ऊपर हमसे क्या बात की जा रही है कि भाई आपको सिंपल तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं गिवन था, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड कर लिया। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोगों ने खुद से फॉर्म कर लिया। कैसे फॉर्म करा मेरा बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म करना बहुत ही आसान था कि भाई आपको जो रेट गिवन थे, जो पैसों की बात की हुई थी, हमसे एग्जामिनर कह रहे उसको मिनिमाइज करना, तो सिंपल सी बात है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। कंस्ट्रेंट चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही गिवन है, बाकी एक कंडीशन गिवन है। कंस्ट्रेंट आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही गिवन है, और वो कंस्ट्रेंट क्या थी, 20 पेपर्स पर आवर, 30 पेपर्स पर आवर और 110 एटलीस्ट अ वीक की कंस्ट्रेंट हमें गिवन थी। हमने ये काम कर लिया। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर जो एक चीज और यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मैं बता देता हूं कि भाई एग्जामिनर हमसे क्या कह रहे हैं। एग्जामिनर ने हमसे इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और भी कही हुई है, और वो ये कही है कि भाई अगर सरफराज और फरहान, अगर सरफराज और फरहान एटलीस्ट 1 आवर अ वीक काम करें टू जस्टिफाई देयर एम्प्लॉयमेंट, एटलीस्ट 1 आवर अ वीक टू जस्टिफाई देयर
एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन दोनों को अगर सिर्फ एक हफ्ता काम करना हो कि अपने एम्प्लॉयमेंट को जस्टिफाई कर सकें, यानी कि एक हफ्ता, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ही गिवन है कि भाई एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि भाई चूंकि एग्जामिनर ने हमें बात बताई भी है कि भाई इन दोनों को अपनी एम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई करना है, एटलीस्ट 1 वीक काम करना है, एटलीस्ट 1 वीक क्या करना है, इन्हें काम करना है। अंदर एक कंडीशन भी गिवन है, और वो कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, एग्जामिनर ने अगर आप पांचवी लाइन देखो तो क्या कह रहा है, each must be employed at least 1 hour a week to justify their employment, यानी कि इन दोनों को, चाहे वो फरहान हो चाहे वो सरफराज हो, हफ्ते में कम से कम 1 घंटा लाजमी काम करना है ताकि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को जस्टिफाई कर सकें, यानी कि बाकी इसका मतलब लगे वो काम पे आ रहे हैं, यानी कि वो घर पे बैठ के हड़ामी ना करें। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई इन दोनों को एटलीस्ट 1 hour a week काम करना है, तो यानी कि हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि भाई एक्स की वैल्यू भी कैसी होगी, एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि इन्हें हफ्ते के अंदर एटलीस्ट 1 आवर काम लाजमी करना है। तो हमें ये कंडीशन एग्जामिनर ने लाजमी दी हुई है, सही है ना भाई। अब आप फाइनली क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीकेकार बिल्कुल सेम रहेगा। देखो अगर आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको सिंपल फरहान सरफराज के बारे में बताया हुआ है, दोनों बैठ के पेपर चेक करते हैं। एक डॉक्टर साहब के पेपर चेक करने की स्पीड फरहान की 20 पेपर पर आवर है और सरफराज की 30 पेपर पर आवर है। हफ्ते के अंदर इनकी कोशिश ये कि 110 पेपर कम से कम चेक कर सकें। फरहान के बारे में बताया जाता है कि $15 पर आवर लेता है और सरफराज $25 पर आवर लेता है। एग्जामिनर ने कंडीशन आपको ये दी है कि भाई कितने पेपर ये चेक करें कि इनकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पे यही लाइन थी। तो भाई हमने सिंपल तरीके से लेके चले। अच्छा हमारी जो कंस्ट्रेंट बनी है, कंस्ट्रेंट हमारी कैसे बनी, कंस्ट्रेंट हमारी ऐसे बनी कि देखो एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ है कि भाई इन्हें कम से कम जो है ना काम करना है ताकि वो एटलीस्ट 110 पेपर जो है ना कर सकें। यानी कि एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा था कि भाई इफ अब्दुल सत्तार हैज एटलीस्ट 110 पेपर, यानी कि अब्दुल सत्तार के पास 110 कम से कम पेपर्स हैं। 110 कम से कम का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और ये जो कंडीशन थी मैं इसके बारे में भी आपको समझा चुका हूँ कि भाई इन्हें हफ्ते में कम से कम 1 घंटा लाजमी काम करना है। तो ये हमारी काम हो चुका है। अब फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है, जो आपकी कंस्ट्रेंट होती है, जो आपकी इनइक्वालिटी होती है, उससे पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करते हो। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, क्या आपको पॉइंट गिवन है, ये गिवन है 20x प्लस का 30y इक्वल टू के बाद 1 1 10 का 1 1 10। तो यहां से अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालूंगा, y की वैल्यू को 0 प्लॉट कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20x इज इक्वल टू 1 1 10। तो भाई सिंपल तरीके से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 11 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को 0 प्लॉट करवा दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 30y इज इक्वल टू 1 1 10 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 11/3 के बराबर आ जाएगी। तो भाई मुझे यहाँ से पॉइंट क्या मिल गया, मुझे जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ से पॉइंट क्या मिल रहा है, इधर से पॉइंट मिल जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2 0, और यहाँ से पॉइंट क्या मिल जाएगा 0 11 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, 0 11 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले अपने दोनों पॉइंट्स को फाइंड कर लिया। अच्छा 11/2 बाय द वे क्या होता है, 11/2 होता है 5.5 होता है, और 11 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, ये होता है हमारे पास 3.66। क्या होता है 3.66। अब सिंपल तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपली ग्राफ को प्लॉट कर देंगे मेरे प्यारे शागिर्दों। अच्छा तो बेटा मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ग्राफ को यहाँ पे स्केल करके बना दिया है। अब तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। देखो भाई हमारे पास सिंपल तरीके से यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं। एक पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास 11/2 0, और दूसरा क्या है 0 11 डिवाइडेड बाई 3। तो आइए इन दोनों पॉइंट्स को अब यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। भाई सिंपल तरीके से पहला वाला पॉइंट क्या आ रहा है 5.5 जो कि ऑब्वियसली यहाँ कहीं पे बन रहा होगा, है ना भाई। 11/5 का मतलब क्या है 11 डिवाइडेड बाई 2 0 वाला पॉइंट ये होगा। और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है हमें 0 11 डिवाइडेड बाई 3। 11/3 का मतलब क्या होता है 3.66। 3.66 यहाँ कहीं पे बन रहा होगा। तो 0 11 डिवाइडेड बाई 3 का पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या कर लेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं अपनी, यहाँ पे सिंपली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई ये हमारी यहाँ पे सिंपल तरीके से लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जो पहली कंस्ट्रेंट गिवन थी, सिंपली हमने उस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ आउट कर दिया, सही है ना भाई। यहाँ पे बहुत सिंपल से हम लोगों ने काम कर लिया, हम लोगों ने अपनी लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको जो कंडीशन के अंदर ये दो कंस्ट्रेंट्स आपको और गिवन है, मगर ये कंस्ट्रेंट बहुत ही सिंपल सी है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक गिवन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरी गिवन है वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो भाई अगेन अगर यहां से भी आपको पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, और यहां से क्या आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इनको भी सिंप्लीफाई कर लो तो यहां से आपके पास दो कंस्ट्रेंट्स क्या आ जाएंगी, एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 1।
तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन लाइंस को भी ड्रॉ करना चाहूं तो भाई x इज इक्वल टू 1 की लाइन कौन सी होगी, ये 1 के ऊपर जो लाइन आ रही है ना, ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन होगी। ये जो लाइन हमारे पास आ रही है किसकी लाइन होगी, ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन होगी, सही है। इसी तरीके से अगर मैं y इज इक्वल टू 1 की लाइन को ड्रॉ करना चाहूं तो वो ये वाली लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी मेरा बेटा, ये वाली लाइन होगी हमारे पास y इज इक्वल टू 1 की, सही है ना भाई। तो हमने इस तरीके से अपनी लाइंस को ड्रॉ कर दिया। अब देखो एग्जामिनर हमसे हम सिंपल तरीके से थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप हमसे क्या कहता है, अच्छा ये वाली जो लाइन है कौन सी है, x इज इक्वल टू 1 की लाइन आ गई, और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 1 की है, और ये जो हमारे पास हमारी नॉर्मल कंस्ट्रेंट थी उसकी लाइन है, जो क्या थी हमारे पास, वो थी हमारे पास भैया सिंपल तरीके से 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 वाली जो कंस्टेंट थी। अब सिंपल तरीके से स्टेप नंबर 3 के ऊपर चले जाते हैं। स्टेप नंबर 3 कहता है क्या है, अपना शेडेड रीजन फाइंड करना है, फिजिबल रीजन निकालना। तो भाई देखो पहली लाइन क्या आ रही है, 2x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो अगर मैं x और y की वैल्यू को जीरो प्लॉट कर दूं, अगर मैं x और y की वैल्यू को जीरो प्लॉट कर दूं तो क्या बन जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्या 0 की वैल्यू 11 से बड़ी होती है, नहीं होती, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब इस वाली लाइन का आंसर कहां पर होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। इस लाइन का आंसर किस तरफ होगा मेरा बेटा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन के ऊपर होगा। अच्छा भाई नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। अच्छा मेरे प्यारे शागिर्दों, हमारे पास अगली जो लाइन है ऑब्वियसली या तो वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और एक y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है। दोनों में अगर जीरो पुट करूंगा तो आंसर कैसे आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो इसका मतलब इनका भी आंसर किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो यानी कि हमारा फाइनली आंसर क्या, हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर कौन सा शेडेड रीजन होगा, ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये कैसा रीजन है, ये हमारा आंसर का रीजन होगा। ये जितना भी पूरा रीजन आ रहा है हमारा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन वाला, जो कि तीनों लाइंस के अंदर कॉमन हमें दिख रहा है, जो कि हमें क्या दिख रहा है, तीनों लाइंस के अंदर कॉमन दिख रहा है, ये क्या होगा मेरा बेटा, हमारा फाइनली आंसर होगा। ये जो शेडेड रीजन आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, ये क्या होगा मेरा बेटा, ये हमारा फाइनली इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या कंसीडर किया जाएगा, आंसर कंसीडर किया जाएगा। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ये क्या कंसीडर किया जाएगा, हमारा आंसर कंसीडर किया जाएगा। क्यों आंसर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि भाई देखो हमारे पास जो तीनों की तीनों कंस्ट्रेंट है, ये वाली जो कंस्ट्रेंट है इसका आंसर भी फॉल्स होगा, इस कंस्ट्रेंट का आंसर भी फॉल्स होगा, क्योंकि जब इसमें x की वैल्यू 0 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 0 1 से बड़ा होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। दूसरी तीसरी स्टेटमेंट जो है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें भी अगर आप y की जगह पे 0 प्लॉट करोगे आंसर कैसा आएगा, आंसर आएगा 0। 0 यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता भाई, फॉल्स है। तो इन दोनों लाइंस का भी जो आंसर होगा ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा ये कंसीडर किया जाएगा। अब देखो भाई इस आंसर की वैल्यू को कैसे निकालोगे, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत मजे की चीज है। भाई कैसे निकालोगे इस आंसर को, आइए देखते हैं। हमारे पास हमारे फिजिबल कॉर्नर्स क्या आ रहे हैं, स्टेप नंबर 4 फिजिबल कॉर्नर्स। फिजिबल कॉर्नर्स को निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है मेरे प्यारे शागिर्दों। फिजिबल कॉर्नर्स देख लीजिए। भाई देखो एक पॉइंट हमारे पास ये है, सही है ना, ये वाला पॉइंट कौन सा है, x के ऊपर ये 4 पे आ रहा है, y के ऊपर 1 पे आ रहा है, यानी कि क्या वैल्यू बन गई, 4,1 के बराबर बन गई। क्या वैल्यू आ गई, 4,1। और ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये x के ऊपर 1 है, y के ऊपर 3 है, लगभग ये 3 के ऊपर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 3। तो ये हमारे दो फिजिबल कॉर्नर्स आ गए। तो स्टेप नंबर 4 कहता है फिजिबल कॉर्नर्स को निकालना। फिजिबल कॉर्नर्स के फिजिबल कॉर्नर्स आ गए सिंपल तरीके से, सही है ना भाई। स्टेप नंबर 5 पे ऊपर मूव कर जाओगे। स्टेप नंबर 5 क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इवैल्यूएटिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इवैल्यूएटिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इवैल्यूएटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह लो इसको, इवैल्यूएटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इवैल्यूएटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टेप नंबर 5 इंपॉर्टेंट 3 स्टेप, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवैल्यूएट करना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा, 15x प्लस का 25y, क्या था 15x प्लस का 25y। तो z की वैल्यू क्या थी, 15x प्लस का 25y प्लस का 25y। अच्छा भाई पहले अब पॉइंट क्या गिवन है, 4,1 का पॉइंट गिवन है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 4। क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 प्लस का 25, y की वैल्यू 3 का 3। सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 प्लस का 25 इंटू 3। सिंपल तरीके से आंसर किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्व करने के ऊपर 135 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 135 के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, दूसरा पॉइंट आपको गिवन है सिंपली जब आप 15x प्लस का 25y करते हो, 15x प्लस का 25y, तो भाई पहला पॉइंट क्या आपने क्या पुट कर दिया, 4, अच्छा 4,3 मैंने पुट कर दिया, 4,1 हो गया, आई एम सो सॉरी। 4,1 का पॉइंट है ना, 4,1 है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा 4,1 के ऊपर ये बन जाएगा 85, आई एम सो सॉरी। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 85 का आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा 85 का, तो एक वैल्यू क्या आ गई 85 के बराबर। अच्छा भाई एक और पॉइंट आ रहा है 1,3 का, तो 1,3 का पॉइंट क्या कहता है कि भाई z इज इक्वल टू 15 का 15, x के अंदर x की वैल्यू 1 प्लॉट कर दी, 25 का 25, y की वैल्यू क्या है 3 के बराबर। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, क्या बन जाएगा 15 प्लस का 25 3 सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा
जाएगा, ये 90 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? z की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 के बराबर आ जाएगी। एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा था? एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कहा है? मिनिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें क्या करना है भैया? मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। यानी कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर अचीव हुई है? z इज इक्वल टू 85 अचीव हुई है 4,1 के ऊपर। यानी कि हमारे पास मिनिमाइज फंक्शन ये बन रहा है, हमारे पास मिनिमम फंक्शन ये बन रहा है। तो लास्ट के अंदर छठा स्टेप में क्या लिख सकता हूं? छठा स्टेप में लिख सकता हूं अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा? उसकी हेडिंग डाल के आप सिंपल दो जुमले लिखोगे, दो फिक्रे लिखने भैया सिंपल। क्या लिखोगे? हेंस द फंक्शन इज मिनिमम, हेंस द फंक्शन इज मिनिमम, हेंस द फंक्शन इज मिनिमम, हेंस द फंक्शन इज मिनिमम। और ये मिनिमम फंक्शन किस पे अचीव हो रहा है? हेंस द फंक्शन इज मिनिमम, एंड हेंस द फंक्शन इज मिनिमम दैट इज 85 ऑन 4,1, ऑन 4,1। यानी कि फंक्शन कैसा है? मिनिमम है। और ये किस पे अचीव हो रहा है? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 के ऊपर, y की वैल्यू 1 के ऊपर अचीव हो रहा है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? फाइनली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? सिंप्लीफाइड हो गया। अब मुझे बताइए किसी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि भाई फरहान जो है कितना काम करेगा? एग्जामिनर ने जो ओरिजिनली क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है? यही पूछा हुआ है ना, हाउ मेनी आवर्स पर वीक शुड ही एम्प्लॉय ईच पर्सन टू मिनिमाइज द कॉस्ट। कितने आवर्स वो एक घंटे के अंदर, एग्जामिनर ने आपसे क्या बात पूछी हुई थी? हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स पर वीक शुड ही एम्प्लॉय ईच पर्सन टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो हमारे पास आ चुकी है कॉस्ट। भाई एक्स की वैल्यू जो है ये फरहान की कॉस्ट को डिफाइन कर रही है, वाई की वैल्यू सरफराज को डिफाइन कर रही है। अगर आप ऊपर देखें तो हमने यही बात लिखी हुई है। एक्स क्या था? फरहान था, सरफराज वाई था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ लास्ट में? रिजल्ट के तौर पे, क्योंकि एग्जामिनर ने रिजल्ट मांगा हुआ है आपसे। एग्जामिनर ने आपसे क्या मांगा हुआ है? रिजल्ट। तो रिजल्ट के तौर पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई एग्जामिनर अब्दुल सत्तार साहब जो है वो फरहान को कितने घंटे पे रखेंगे? भाई फरहान को वो रखेंगे 4 आवर्स के ऊपर, 4 आवर्स के ऊपर। और सरफराज को वो कितने घंटों पे रखेंगे? सरफराज साहब को सिर्फ वो 1 घंटे के ऊपर रखेंगे। सरफराज को कितने पे रखेंगे? 1 घंटे के ऊपर रखेंगे। और ये 85 क्या शो कर रहा है कि भाई उन्हें एक हफ्ते के अंदर कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे? $85 पर वीक पे करने पड़ेंगे। तो आप इस जुमले को ऐसे लिख सकते हो, प्रोफेसर शुड हायर, प्रोफेसर प्रोफेसर शुड एम्प्लॉय, प्रोफेसर शुड एम्प्लॉय। क्योंकि एग्जामिनर ने लास्ट लाइन में आपसे आंसर मांगा हुआ, इसने तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा। प्रोफेसर शुड एम्प्लॉय फरहान 4 आवर्स अ वीक, प्रोफेसर शुड एम्प्लॉय फरहान 4 आवर्स पर वीक, एंड सरफराज, एंड सरफराज, एंड सरफराज 1 आवर पर वीक, सरफराज 1 आवर पर वीक, in order to have a cost of, 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 कितनी कॉस्ट हमारे पास आई है? $85। to have a cost of $85 पर वीक, पर वीक। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? ये सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से, वाले सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। आपको सिंपल तरीके से आपको अपनी एक स्टेटमेंट गिवन है। इस क्वेश्चन में जैसे अगर आप और से देखो, इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था कि फरहान जो पेपर चेक करने के पैसे लेता है वो लेता है 20 पेपर पर आवर चेक कर लेते हैं फरहान, और सरफराज 30 पेपर पर आवर चेक करता है। सही है ना? आगे एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ था कि भाई प्रोफेसर साहब के पास 110 पेपर्स एटलीस्ट मौजूद हैं। और सेकंड जो कंस्टेंट यहाँ पे आपको गिवन थी वो ये गिवन थी कि भाई देखो कि फरहान जो है वो $15 पर आवर चार्ज करता है और सरफराज $25 पर आवर चार्ज करता है। तो भाई बताइए कितने ये मिनिमम पैसे जो है ना प्रोफेसर साहब दें इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इस कॉस्ट, यानी कि वो अपने कॉस्ट कम से कम करना चाहते हैं। तो कितने घंटे वो फरहान और सरफराज को दें? क्वेश्चन एग्जामिनर ने सिंपल से पूछा हुआ था कि भाई लेट सपोज, मैं इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आपके घर का क्वेश्चन है कि भाई आपके घर पे लेट सपोज दो मासियां आती हैं। एक मासी जो है ना वो 10,000 रुपए चार्ज कर रही है आपकी वालदा से और काम करने के, वो झाड़ू पोछा करने की। और एक जो मासी है ना वो आपकी वालदा से 5,000 रुपए चार्ज कर रही है। तो अब दोनों मासियां बहुत अजीज हैं। अब मुझे आप बताओ कि आप किस मासी को रखोगे? जाहिर सी बात है उस मासी को रखोगे जो कम पैसे चार्ज कर रही होगी। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। सिमिलरली प्रोफेसर साहब की भी यही ख्वाहिश है कि भाई प्रोफेसर साहब सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसे कितने घंटे इन दोनों को दूं कि मुझे जो कॉस्ट पड़े वीकली वो कम से कम पड़े। तो इसलिए ये क्वेश्चन हम लोगों को सिंप्लीफाई करना था। अच्छा, इसमें जो कंडीशन गिवन थी, एक और कंस्टेंट जो गिवन थी, एक्स इज ग्रेटर देन 1, वाई इज ग्रेटर देन 1, वो हमने कैसे निकाली थी उसका भी रीजन बता देता हूँ कि भाई प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने खास बात करी है कि भाई ये फरहान या सरफराज जो है ना, इनकी कंडीशन है, इन्हें हफ्ते के अंदर 1 घंटा लाजमी काम करना है। बेशक ये कम से कम 1 घंटा, यानी कि फरहान हो या सरफराज हो, उसे हफ्ते में कम से कम 1 घंटे का काम लाजमी करना है। चाहे वो कुछ भी हो, उसे कम से कम क्या करना है? 1 घंटे का काम तो लाजमी करना ही करना है। ये एक छोटी सी कंडीशन हमें
फरहान और सरफराज की तरफ से गिवन थी कि भाई फरहान और सरफराज साहब को 1 घंटे का काम हर सूरत के अंदर करना ही करना है। तो इसलिए हमारे पास ये हमारी तीसरी कंस्ट्रेंट थी और दूसरी कंस्ट्रेंट थी, मगर ये बहुत ही छोटी कंस्ट्रेंट थी, इसलिए मैंने इसको कंडीशन के तौर पे लिखा हुआ है। आपने सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने इस क्वेश्चन को कोई मुश्किल काम नहीं करा। हम लोगों ने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को क्या करा, सिंप्लीफाई किया। पहले अपनी कंस्ट्रेंट से पॉइंट्स को निकाल लिया और फिर सिंपल तरीके से ग्राफ प्लॉट करने पे गए। अच्छा, ये जो हमने लाइंस ये वाली ड्रॉ करी, किसी बच्चे को इस लाइन पे प्रॉब्लम आ रही है, ये लाइन कैसे ड्रॉ करी? भाई देखो, आपके पास जो हमारी तीसरी, दूसरी और तीसरी कंस्ट्रेंट गिवन थी, क्या गिवन है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो भाई जाहिर सी बात है, इससे अगर पॉइंट निकालना होगा तो इक्वल टू का साइन आएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स इज इक्वल टू 1। और एक्स इज इक्वल टू 1 की लाइन क्या होगी? भाई एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ 1 के ऊपर, यानी कि 1 के ऊपर हमने पॉइंट रखा तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई। फिर y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि y एक्सिस के ऊपर हमने 1 के ऊपर अपना पॉइंट रखा तो स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ हो गई। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 की मैंने सिंपल तरीके से हम लोगों ने लाइंस को ड्रॉ कर दिया। सही है ना भैया? और चूंकि हमारे पास इन तीनों कंस्ट्रेंट्स के ऊपर हमारा जो आंसर होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, इसलिए हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन का अपना फिजिबल रीजन चूज किया। और इस तरीके से फिर हमने सिंपल तरीके से फिजिबल पॉइंट्स निकाला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाला और फाइनली हमारे पर्टिकुलर आंसर आ गए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आप जल्दी से मुझे बताइए कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मसले की बात? मैं एक बात यहां पे लाजमी कहूंगा, भाई तमाम बच्चों को मैं होमवर्क देता हूं, आप लोगों ने किताब की एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 अब खुद से बैठ के सॉल्व करनी है। किताब में उसका सॉल्यूशन भी मौजूद है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इससे बहुत आसान से वो क्वेश्चन है। तो आपने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 3 खुद से बैठ के अब सॉल्व करनी है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सॉल्व हो गई या नहीं हुई। सही है ना भैया? वो तीनों एग्जाम्पल चूंकि इसी टॉपिक से लिंक करती है तो आपने उनको लाजमी सॉल्व करना है, लाजमी। सेम पैटर्न के ऊपर सॉल्व होंगी, सॉल्यूशन भी मौजूद है तो आप उसको भी देख सकते होंगे और तरीके से बैठ के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब वो आपके लिए हलवा बन जानी चाहिए। तो भाई यहाँ पे ना सिर्फ हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.3 अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचती है, बल्कि साथ ही हमारा चैप्टर भी अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा, भी उन्हें बताइएगा कितने आसान तरीके से राशन में पढ़ाया है। और आपके जो कोचिंग के नल्ला टीचर होगा जिसने आपको नहीं पढ़ाया हुआ, तो उसको भी बताइएगा कि भाई एक्सरसाइज नंबर 9.3 या 9.2 चॉइस पे नहीं छोड़नी, पेपर में से क्वेश्चन आएगा। मगर मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो, अगर ग्राफ को क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो रिमेंबर दिस थिंग मेरे प्यारे बच्चे, कि उसके अंदर टाइम कंज्यूम होगा, आपको थोड़ा तरीके से काम करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप तरीके से काम कर सकते हो तो बिल्कुल चैप्टर नंबर 9 को अटेम्प्ट करिएगा, आप ग्राफ के टॉपिक को। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे लाजमी एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, हर साल आ रहा है, आपने इसको लाजमी अटेम्प्ट करना है। सही है ना भैया? सेकंड नंबर के ऊपर मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।